कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होते हैं, हर किसी की अलग अलग जरूरतें होती हैं। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड, और इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने कितने में क्लासिफाई किया है, टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक तो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, जबकि दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, तो सिंपल है, आपको यही इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो जानते हैं हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी उस टाइप की एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना, अपने लिए धन को बहुत ज्यादा कलेक्ट करना। तो जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन एम होता है वो अर्न मनी का बिल्कुल नहीं होता, बट टू सेटिस्फाई सोशल एंड इमोशनल नीड। जो भी सोशली और इमोशनली नीड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, तो उन काम को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब उसके बाद क्योंकि आपका डिफरेंस आएगा तो 2-3 मार्क्स में आएगा, तो आपको इसलिए 2-3 पॉइंट्स तो लिखने ही है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का अगर मेन एम के बारे में बात करें तो उनका मेन क्या होता है, एम टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रॉफिट को हम अर्न करें। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनका होता है मेन एम टू अचीव मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि उनको मेंटली सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारे काम है, पीपल वर्किंग इन एनी फैक्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। कुकिंग फूड इन ए रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप अपने घर पे खाना बना रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आप क्यों बनाओगे, या तो इमोशनल नीड्स के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टीचर, अगर कोई टीचर है वो टीच कर रहा है स्कूल में तो उसे ऑफ कोर्स सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अगर एक टीचर अपने डॉटर को ही पढ़ा रही है तो वहां पर उसको सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जाम्पल से आप कनेक्ट करके करोगे तो काफी जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में, क्योंकि जब आपने बिजनेस स्टडीज ले ही लिया है तो बिजनेस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। So business refers to those economic activities involving the purchase, production and the sale of goods and services with the motive to earning profit by satisfying ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी। तो बिजनेस आपका सिंपली वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, या फिर अब हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं, या फिर अगर हम सर्विस देने का काम कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। और उन हमारा मोटिव क्या होता है, मेन आप बिजनेस में अर्न प्रॉफिट आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि हर बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना बाई सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। और जब तक आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो पर्टिकुलर आप अपने गुड्स को सेल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ह्यूमन की नीड्स को भी आपको पूरा करते हुए और अपने प्रॉफिट को अर्न करना है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर हम समझते हैं, बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको हमेशा ना बिजनेस स्टडीज में क्या है खास बात है, हर किसी को आपको पॉइंट्स में याद करने। अगर आपको पॉइंट्स आपने सही लिखे ना, अंदर का मटेरियल अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी हेडिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो पहला क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब भी बिजनेस होगा तो कुछ ना कुछ या तो गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन भी होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं ना पर्टिकुलर उसी को लिखना है। बट मैं यही बोल रही हूँ आपको कि आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए ना वो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। उसके बाद सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फर्दर जब आपने प्रोडक्शन कर भी लिया तो उसको सेल नहीं करोगे तो क्या फायदा, जब आप सेल करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे तभी जाकर वहां पर क्या होगा, एक मनी जनरेट होगा और वही तो आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने दे ही दिया कि आपका प्रॉफिट अर्निंग भी एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस आपका प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। एक बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा अगर वो प्रॉफिट ना कमाए। आप खुद सोचो ना कि कोई आप ऐसा बिजनेस खोलो मैक्सिमाइज हो जाए, चाहे वो सेल को इंक्रीज करके हो जाए या फिर कभी कभी तो क्या करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करके भी अपनी प्रॉफिट ज्यादा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बिजनेस में इस बात की, अब देखो कहीं पे आप काम करोगे
तो एक तो फिक्स सैलरी होती है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपकी फिक्स प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ज्यादा तो कभी कम हो सकते हैं। तो एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव, और सारे बिजनेस का मेन मकसद तो ये होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कभी भी जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है हमेशा वेरी करता है, हमेशा कभी भी सेम नहीं हो सकता, और यहाँ तक कि आपके बिजनेस में लॉसेस के भी चांसेस हमेशा बने रहते हैं। और उसी को लेकर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको रिस्क मिलेगा, आपने ये भी सुना होगा कि ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम रिस्क लोगे आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। सारी बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होती है, कुछ एलिमेंट बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो फिक्स नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, सो इसलिए, और उस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं होता। सपोज करो कि आपके ने एक फैक्ट्री अच्छी खासी खोल रखी थी, अब उसमें क्या हुआ, जो जो भी आपके एम्प्लॉयज थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, आपका बिजनेस तो ऑफ कोर्स लॉस में जाएगा। आग लग गई, चोरी हो गई, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट में ही चेंज हो गया। अब इसमें ना फैशन के जितने भी शॉप्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ये एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, क्योंकि फैशन आपको पता है कि आप प्रोडक्ट फटाफट से चेंज होता है, तो उस चीजें में उनका जो पुराना प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो हमने पढ़ लिया, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने पढ़ा वो तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस आपका क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो किससे कनेक्ट होता है, पहले परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। जबकि प्रोफेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड, इसमें अगर आप प्रोफेशन करना चाहते हो ना, प्रोफेशन मतलब आपका डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वकील हो गया, तो इन सब के लिए क्या होती है, एक सोशल स्पेशल नॉलेज चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, अगर कोई टीचर बनना चाहता है उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर बनना चाहता है तो एलएलबी एंड ऑल। तो ये सब में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल होना चाहिए, तभी जाकर वो प्रोफेशन चलेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क। जब हम किसी और के लिए काम करते हैं, लाइक हमारा बिजनेस है और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो काम करने के लिए आते हैं, तो उनको किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में डिफरेंस आपके एग्जाम में काफी पूछते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बताइए। और अब आप क्योंकि हो गए हो बड़े, तो थोड़े से ना आपको एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस। पहले आप बेसिस लिखो, किस बेस पे आप इनको डिफरेंस करना चाह रहे हो, उसके बाद फर्दर उनके बारे में पॉइंट्स लिखोगे। और इसमें मैं कह रही हूँ अगर आपको बेसिस आराम से लिख लोगे एक बार सुन के। तो बात करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि बिजनेस किस तरीके से शुरू होता है, प्रोफेशन कैसे शुरू होता है और एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होता है। तो बिजनेस हमेशा स्टार्ट कैसे होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, तब जाके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनल बॉडी के आप मेंबर्स होने चाहिए, या फिर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए उस प्रैक्टिस को करने के लिए, तब आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। जबकि एम्प्लॉयमेंट आपका क्या होता है, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंट, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला आपका काम शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन में। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, प्रोफेशनल में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग वो चाहिए जो आपसे एम्प्लॉयर चाहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कैपिटल की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, और वो भी अकॉर्डिंग टू जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा आपको पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। हम बात करते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन में थोड़ा सा लिमिटेड कैपिटल लगता है, जितना भी पढ़ाई लिखाई में आपने खर्च किया वही सारा का सारा आपका कैपिटल माना जाएगा। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो उसमें कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट जो आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज रिवॉर्ड और रिटर्न, कि बिजनेस में क्या मिलता है, प्रोफेशन में क्या मिलता है, और फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है। बिजनेस में हमें मिलता है प्रॉफिट, और हमारे प्रोफेशन में मिलते हैं हमारे प्रोफेशनल फीस। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी प्रोफेशनल की फीस होती है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको क्या मिलता है, या तो सैलरी मिलता है या फिर वेजेस मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिस्क के बारे में। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है, प्रोफेशन में उससे कम रिस्क है, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्यादा रिस्क है प्रॉफिट भी तो ज्यादा ही होगा ना, बिजनेस के पास प्रॉफिट ज्यादा है। अब लो रिस्क लिया तो प्रोफेशनल में ऑफकोर्स आप थोड़े से कम कमाओगे, और अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया तो सैलरी और वेजेस तो आपको पता ही कि बहुत ही कम मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। वैसे तो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हमारा मेन क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, बट प्रॉफिट कमाने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये नहीं कि बस प्रॉफिट प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं तो अब मेन मकसद आप वो रखोगे ना तो ऐसा होगा भी नहीं। तो इसलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्पज जिसके लिए किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश किया गया है और उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन के पास ना हमेशा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब कोई बिजनेसमैन यूं तो चाहेगा नहीं कि मेरा नाम खराब हो जाए भैया, लेकिन मैं तो बस प्रॉफिट कमाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा ना, उनका नाम खराब होने की वजह से बिजनेस उनका धीरे धीरे डाउन ही चला जाएगा।
तो हम उस ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी 3 से 4 पॉइंट है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स में चलेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है, इकोनॉमिक का मतलब सिंपली, जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया था तभी मैंने कहा था इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल आप समझो ना, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला तो आपका हो गया अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है और उसमें इनकम का जितना एक्सेस हो जाता है ना, जितना ज्यादा आपकी इनकम है और एक्सपेंडिचर से ज्यादा, तो वो आपकी क्या है, प्रॉफिट। और हर बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के चल भी नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक चलाना है तो इसका मतलब है कि उसके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो बिग शेयर मार्केट में अपना बना ले। जैसे अभी नया प्रोडक्ट आया था डव ने इस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट किया कि मार्केट में सब लोग उसके फैन हो गए। अब देखो वहां उनका बहुत बड़ा शेयर हो चुका है मार्केट में, तो अब वो बिजनेस को क्या लंबे समय तक चला सकते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। अब देखो ये पॉसिबल, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बंदूक के दम पे कहोगे सोसाइटी जी ने ये हमारा ही प्रोडक्ट खरीदना है, बिल्कुल नहीं। आप ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप इस तरीके से करो जिससे कि जो कस्टमर की ना जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी उनकी चाहत है, आप उन सब चीजों को फुलफिल करोगे तो ऑफ कोर्स वो आपकी प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका इनोवेशन। आज के टाइम पे इनोवेशन भी आपको बहुत जरूरी है। इनोवेशन का मतलब सिंपल से क्या होता है, हमें या तो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना है या फिर हमारे पुराने प्रोडक्ट में ही न्यू फीचर्स उसमें ऐड कर देना। तो आपने सोप वगैरह का ऐड देखा होगा कि भाई लक्स आ गया एक नई खुशबू के साथ, अब लाइफ बॉय कुछ ऐसा हो गया एंड ऑल। तो सारे प्रोडक्ट में क्या करते रहते, नहीं करोगे ना तो आपके जो पुराने कस्टमर है वो क्या चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर उस साइड जा सकते हैं। इसलिए इस टाइम पे कंपटीशन के टाइम पे एक बिजनेस को सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब वो अपने अपने क्या बनाए, न्यू डिजाइन बनाए अपने प्रोडक्ट के, बेटर मशीन्स लगाए, इंप्रूव टेक्नोलॉजी करे, न्यू न्यू वेराइटीज बनाएगा, तभी जाकर उसमें इनोवेशन होगा और उसका बिजनेस ज्यादा टाइम तक चल पाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी। अब हर जो भी बिजनेसमैन होगा वो चाहता है कि मैंने जितनी भी सारी रिसोर्सेज लगा रखी है ना वो सारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो। ऐसा नहीं कि लेबर तो लगे हुए हैं जी लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, पैसा मैंने लगा रखा है पर कुछ ऐसा करने को नहीं है। तो इसलिए जो मेन मकसद क्या होता है कि जितनी हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो। और क्योंकि हमारे बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कार्स होते हैं, तो इसलिए यूटिलाइज करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में, सो दैट कि बिजनेस सबसे ज्यादा बेनिफिट उसे मिल सके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी के लिए एक बिजनेस के प्रति क्या होना चाहिए जिससे ना उसकी मार्केट में क्या हो, ब्रांडिंग हो, उसके मार्केट में लोगों की नजरों में उसकी एक अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, सो दैट कि उसको और ज्यादा फायदा हो। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले चलते हैं क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। सभी जितने भी फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है ना किसी बिजनेस का, वो क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, हम अपने हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना उसकी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाएं रीजनेबल प्राइस पे। बहुत ज्यादा प्राइस करोगे तो ऑफ कोर्स कस्टमर जो अब मार्केट में आपके पास हर तरीके के कस्टमर मिलेंगे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, को तो प्राइस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको हर किसी को लेकर चलना है, तो इसलिए आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा रीजनेबल प्राइस पे, और एक प्रॉपर क्वांटिटी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कभी भी एंटी सोशल या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करना चाहिए, इनसे अवॉइड मतलब इनसे दूर रहना चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, होर्डिंग कर लिया आपने, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट एंड ऑल कर दिया। और अगर हम बात करें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो वो क्या होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स क्लेम कर दिया कि हमारे क्रीम को तो लगाओगे एक दिन में गोरा गोरा हो गया, आप, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सारी जो चीजें करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आज की बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, सोसाइटी से क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्विसेज भी देनी, इंस्टीट्यूशंस वगैरह। तो इन सब जैसे क्या होगा, बिजनेस एक हेल्प करेगा अगर हम बात करें हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में।